हेलो दोस्तों, आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक जो आपके एग्ज़ाम से एक क्वेश्चन वहाँ से आपके एग्ज़ाम में देखने को गारंटी के साथ मिलता है। तो इसलिए इस टॉपिक को आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ें, साथ ही साथ आपको समझते हुए जाना है। तो चलिए आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। तो इससे पहले वाले क्लास में जो है हम अनुसूची को देख चुके थे, अनुसूची को पढ़ चुके थे। आज की क्लास में हम संविधान के भाग से संबंधित सभी क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो टोटल जो है आपका 22 भागों में विभाजित किया गया है। अगर आपसे ऐसा पूछा जाएगा मूल संविधान में कुल कितने भाग थे, तो टोटल आपका 22 भाग थे, लेकिन वर्तमान में पूछेगा तो आपका 25 भाग हो जाएगा। इन बात को याद रखना है। देखिए, जब आपसे मूल संविधान पूछेगा तो 22 लगाना है, वर्तमान पूछेगा तो 25 आपको सही करना है। लेकिन जब ये स्पष्ट नहीं रहे, क्वेश्चन में डायरेक्ट रहे कि संविधान में कितने भाग है, तो भी आपको 22 ही सही करना है। ये कंसेप्ट आपका क्लियर कर दिए हैं ताकि एग्जाम में कन्फ्यूजन में न आ जाए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 174 है, संघ और राज्य क्षेत्र की चर्चा संविधान के किस भाग में है? तो भाग 1 में है। देखिए, संघ और राज्य क्षेत्र यानी केंद्र और राज्य के विषय में जो है सबसे पहले चर्चा की जानी चाहिए। अगर मान के चलिए कोई भी चीज़ का निर्माण होता है तो पहले जो है किसी का नाम आता है, उसका क्षेत्र आता है। तो इसलिए भाग 1 में पहला स्थान जो है संघ और राज्य के क्षेत्र को दिया गया। तो संघ और राज्य क्षेत्र की चर्चा जो है भाग 1 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 175। देखिए, आप लोग को जहाँ से भी आप लोग क्लास कर रहे हैं, आपको अपने में वहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ना है और साथ ही साथ बोलते हुए जाना है। तो आपको जो है भाग याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, भाग ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। साथ ही साथ आप ऑप्शन पे जो है सही कर दीजिएगा। नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है? तो नागरिकता से संबंधित प्रावधान जो है भाग 2 में है। देखिए, जब संविधान निर्माता को लगा कि संघ और राज्य क्षेत्र के विषय में तो हम भाग 1 में चर्चा कर चुके हैं, वहाँ पे डाल दिए हैं, तो अब कौन सी बच गया है? तो अब जो है नागरिकता आना चाहिए, यानी कि कौन हमारे देश का नागरिक होगा, यानी कि केंद्र और राज्य में रहने वाले लोग के विषय में जानकारी रहना चाहिए। तो नागरिकता से संबंधित प्रावधान भाग 2 में डाला गया। जब भाग 2 में नागरिकता से संबंधित प्रावधान डाल दिया, जब उन्हें ऐसा लगा कि हाँ, यहाँ पे अब तो लोग जो है व्यवस्थित हो चुका है संघ और राज्य में, तो अब इन लोगों का, इन जनता का जो है कुछ अधिकार होना चाहिए। तो जो मौलिक अधिकार है उसको बोला गया। अब जो है भाग 3 में मौलिक अधिकार को व्यवस्थित किया गया। तो भाग 1 में क्या था? संघ और राज्य क्षेत्र को, और भाग 2 में नागरिकता दिया गया, और भाग 3 में जो बोला इस नागरिक को मौलिक अधिकार का ज़रूरत है, तो भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन है। तो इस तरह से आप रिलेट करके अगर याद करते हैं तो आपको याद होते जाएगा। तो भाग 3 में आपका मौलिक अधिकार का वर्णन है। फिर उसके बाद आता है भाग 4। भाग 4 में बोला गया कि मौलिक अधिकार तो सभी लोगों के लिए है। फिर उसके बाद जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व जो है ये भी इम्पोर्टेंट है जनता के लिए। तो इसके बाद जो भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन किया गया। उसके बाद भाग 5 में जो है संघ का शासन दिया गया, लेकिन ये सब दिया गया। उसके बाद बीच में फिर निर्माता को लगा कि कुछ छूट रहा है, तो जब बाद में बना था मौलिक कर्तव्य, तो उससे लगा कि यहीं पे जब सब अधिकार यहीं दिया जा रहा है, भाग 2 में मौलिक, भाग 3 में मौलिक अधिकार दे दिए, भाग 4 में राज्य का नीति निर्देशक तत्व का सिद्धांत दे दिए, तो फिर यहीं पे जो है जो भी अधिकार है यहाँ डाल देना चाहिए। तो भाग 4 के क में जो है मौलिक कर्तव्य को व्यवस्थित किया गया, यानी मौलिक कर्तव्य जो संविधान के भाग 4 के क में है। इन सभी बातों को याद रखते जाना है। क्वेश्चन नंबर 170 है, संघ का शासन संविधान के किस भाग के अंतर्गत आता है? जब भाग 1 में संघ और राज्य क्षेत्र के विषय में दे दिया, फिर उसके बाद नागरिकता के बारे में बतला दिया कि हाँ कौन से लोग यहाँ रहेंगे, यहाँ के लोग कौन रहेंगे, तो भाग 2 में दे दिया। फिर नागरिक को जो है मौलिक अधिकार दिया गया भाग 3 के अंतर्गत। फिर उसके बाद राज्य का नीति निर्देशक तत्व दिया गया भाग 4 के अंतर्गत।
फिर मौलिक कर्तव्य के बारे में भाग 4 के क के अंतर्गत बतलाया गया। फिर उसके बाद लगा कि अब यहाँ पे शासन होना चाहिए, क्योंकि अब जो है राज और संघ बढ़ चुका है, नागरिक के रह चुका है, अधिकार मिल चुका है, अब यहाँ पे हम लोग का शासन होना चाहिए। तो भाग 5 में दिया संघ का शासन। संघ बोले तो यानी आपका केंद्र, यानी मोदी सरकार आप बोल सकते हैं। तो संघ का शासन जो है भाग 5 में दिया गया। फिर उसके बाद लगा जब अब संघ का शासन दे दिए तो राज का भी शासन बनता है। तो फिर भाग 6 में जो राज का शासन दिया गया, तो भाग 5 में अगर पूछा जाएगा तो संघ का शासन, और भाग 6 में राज का शासन। देखिए राज तो संघ के अंतर्गत आता है, टोटल आपका 28 राज है। तो इन सब बातों को देखिए, राज जो है छोटा होता है, तो इसलिए पहले संघ आएगा फिर उसके बाद राज आएगा। तो इसलिए भाग 5 में संघ का शासन, उसके बाद भाग 6 में राज का शासन का वर्णन है। फिर संविधान सभा के किस भाग को निरस्त कर दिया गया, तो भाग 7 में देखिए जब संविधान बना था उस समय जो है संपत्ति के अधिकार को जो है बोला गया था ये मौलिक अधिकार है, और संपत्ति के अधिकार को जो भाग 7 में रखा गया था, लेकिन इसे निरस्त कर दिया गया है, और 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत इसे निरस्त कर दिया गया है। फिर उसके बाद आता है जो आपका इम्पोर्टेंट है वो है भाग 9। भाग 9 में क्या है, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित जो है आपका भाग 9 है। जब त्रिस्तरीय शासन प्रणाली पर रहे थे उसमें एक पंचायती राज आता था, तो पंचायती राज के बारे में भाग 9 में बतलाया गया। फिर पंचायती राज के बाद नगर पालिका आता है, तो नगर पालिका की चर्चा भाग 9 के क में बतलाया गया। फिर सहकारी समिति भाग ख में है। 9 में पंचायती राज, उसी से संबंधित नगर पालिका है तो उसको 9 के क में, उसी से संबंधित सहकारी समिति है तो उसको 9 के ख में रखा गया। उसके बाद केंद्र राज्य संबंध, जब उसके बाद ऐसा लगा कि हाँ केंद्र और राज्य के बीच में कुछ संबंध होना चाहिए, तो इसके बारे में चर्चा जो है भाग 11 में किया गया। तो केंद्र राज्य संबंध की चर्चा भाग 11 में है। वही केंद्र शासित प्रदेश के शासन प्रशासन की बात करें तो भाग 8 में है। भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश दिया गया था। फिर भाग 9 में पंचायती राज। फिर आपका भाग 11 में केंद्र राज्य संबंध के बारे में चर्चा है। देखिए यहाँ पे वही सब भाग से संबंधित क्वेश्चन देख रहे हैं जो आपके इम्पोर्टेंट है एग्जाम के व्यू से। संविधान संशोधन किस भाग में है, तो संविधान संशोधन आपके भाग 10 भाग 20 में है, और भाग 18 के अंतर्गत आपात प्रबंध आते हैं। हालांकि देखिए अगर उतना याद नहीं हो रहा तो बस 1-2 बार आपको पढ़ना है, और जो भी आपका टॉपिक चालू होगा, जो भी आपका क्वेश्चन आएगा बीच बीच में, तो वहाँ पे जो है भाग के बारे में बतला देंगे। तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे आपको याद होते रहेगा। भाग 15 में क्या है, तो निर्वाचन आयोग है। निर्वाचन आयोग संविधान के किस भाग में है, तो भाग 15 में है। और राजभाषा का वर्णन पूछेगा तो भाग 17 में है। इन क्वेश्चन को आप वीवीआई कर लीजिए। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है एग्जाम में कि राजभाषा का वर्णन संविधान के किस भाग में है, तो भाग 17 में, या ऐसे पूछा जाता है भाग 17 में क्या है, तो राजभाषा का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 183 है। अब देखिए आपका जो है जितना महत्वपूर्ण भाग था सभी को हम पढ़ चुके हैं। अब यहाँ से आपका संघ और राज्य क्षेत्र शुरू होता है, यानी कि आप बोले तो यहाँ से अनुच्छेद शुरू हो रहा है। मूल संविधान में जो आपका 350 अनुच्छेद था, वो सभी को जितना इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है सभी अनुच्छेद पढ़ने वाले हैं। तो इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है, इसका वर्णन जो है किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 1 में है। देखिए इससे आपको एक बात पता चलता है कि हमारे संविधान में हमारे भारत को 2 नाम से पुकारा गया, इंडिया और भारत, ये 2 नाम से पुकारा गया है। और भारत जो है एक राज्यों का संघ है, इसका वर्णन अनुच्छेद 1 में चलता है। इस अनुच्छेद से हमें भारत का संवैधानिक नाम भारत राज्यों का संघ है, इसका पता चलता है। देखिए कोई भी अगर शुरुआत होगा तो पहले भारत और राज्य के बारे में बतलाएगा, तो भारत राज्यों का संघ है, तो ये अनुच्छेद 1 में है। अनुच्छेद 2 में क्या है, तो किसी नए राज्यों और क्षेत्र को प्रवेश भारतीय संघ में भारत के संसद साधारण बहुमत के आधार पर मिलाता है। इसका अर्थ समझते हैं। अगर कोई भी नया राज्य जैसे बन रहा है तो उसका क्षेत्र जो है भारतीय संघ के अंतर्गत आएगा, भारत में शामिल किया जाएगा। वो भारत के संसद जो है साधारण बहुमत के आधार पर मिलाता है, तो इसका वर्णन अनुच्छेद 2 में है।
क्वेश्चन नंबर 185 है, राज्यों के नाम, सीमा, क्षेत्र इत्यादि में परिवर्तन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद साधारण बहुमत के आधार पर करती है। इनको समझते हैं। तो यहाँ पे ये बताया गया, अगर कोई भी जब नया राज्य बनता है तो राज्य का नाम रखा जाता है कि इन राज्य का नाम क्या होना चाहिए। फिर उसका सीमा बताया जाता है कि हाँ, इसका जो है सीमा कहाँ कहाँ तक होना चाहिए, इसका विस्तार कहाँ कहाँ तक होना चाहिए। उसका क्षेत्र बताया जाता है कि उसका क्षेत्र जो है यहाँ यहाँ तक आता है, इसके अंतर्गत आता है, उसके क्षेत्र में ये सभी आता है। तो इन सब में परिवर्तन होता है। तो इसका वर्णन जो अनुच्छेद 3 में है, और ये साधारण बहुमत के आधार पर भारत की संसद करती है। इन बातों को भी याद रखना है। विधानमंडल को विधेयक पर विचार करने के लिए कितने दिन का समय दिया जाता है? तो 30 दिन का समय दिया जाता है। राज्य के निर्माण हेतु विधेयक जो है गृह मंत्रालय के द्वारा तैयार किया जाता है। इन बातों को याद रखना है कि राज्य का अगर निर्माण हो रहा है, कोई भी राज्य नया राज्य अगर बनेगा तो विधेयक जो है गृह मंत्रालय के द्वारा तैयार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 187 है, धर आयोग का गठन कब हुआ था? तो जून 1948 ईस्वी में हुआ था। एस.के. धर की अध्यक्षता में जो है धर आयोग का गठन हुआ था, और इस आयोग ने अपनी सिफारिश जो है दिसंबर 1948 में दिया था। और यह रिपोर्ट में यह कहा था कि राज्यों का पुनर्गठन जो है भाषाई आधार पर नहीं होना चाहिए, बल्कि प्रशासनिक आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए। देखिए, इनका जो हिस्ट्री रहा है यहाँ पे, जब कोई भी राज्य का निर्माण हो रहा था उस समय तो एक विवाद चल रहा था कि काफ़ी जनता बोल रहे थे कि राज्य का निर्माण जो है भाषाई आधार पर होना चाहिए, यानी कि जिस क्षेत्र में जो भाषा बोला जाता है तो उस क्षेत्र में उसका अलग राज्य होना चाहिए। भाषा के आधार पर अगर मान के चलिए, अगर 50 भाषाएं बोली जाती है हमारे देश में तो 50 राज्य बनना चाहिए। इस तरह का आंदोलन चल रहा था उस समय। तो इसके लिए जो है कई आयोग बैठाए गए थे, कई आयोग की सिफारिश किया गया था। तो उसी में से एक धर आयोग था जो जून 1948 में उसका गठन हुआ था एस.के. धर की अध्यक्षता में। लेकिन इन्होंने बोला कि भाषाई आधार पर नहीं किया जाएगा, तो फिर ये आयोग का जो है कोई वैल्यू नहीं रहा, इसका जो है मान्यता नहीं दिया गया। फिर उसके बाद आपका जे.बी.पी. आयोग आया, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और आपका जो है पट्टा मिश्रा रवैया की अध्यक्षता में ये 3 सदस्यीय आयोग गठित हुआ था दिसंबर 1948 में। और यह आयोग अप्रैल 1949 में अपना रिपोर्ट जो है प्रस्तुत किया था। तो इसी समय जो 1952 ईस्वी में एक पोटली श्री रामुल था जो कि आंध्र प्रदेश का था। ये आमरण अनशन पे बैठ गया था कि नहीं, एक भाषाई आधार पर एक अलग प्रांत होना चाहिए, हमारा जो राज्य है ये भाषाई आधार पर एक अलग प्रांत होना चाहिए। और इसी आमरण अनशन पे बैठते हुए जो है पोटली श्री रामुल का जो है मृत्यु हो गया। तो इसके कारण जो है जनता में काफ़ी जोश देखने को मिला। मतलब भीड़ यानी कि इधर से उधर होने लगा। जितना भी आमरण अनशन पे बैठा था सभी मांग करने लगा कि नहीं, अब जो है भाषाई आधार पे हमारा राज्य का गठन होना चाहिए, प्रांत का गठन होना चाहिए। तो इन्हीं को लेकर जो है आंध्र प्रदेश राज्य का गठन जो है भाषाई आधार पर सर्वप्रथम 1953 ईस्वी में किया गया। तो आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि आंध्र प्रदेश राज्य का गठन भाषाई आधार पर कब हुआ? तो 1953 ईस्वी में। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर यानी कि भाषाई आधार पर गठित प्रथम राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश है। इन दोनों बातों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 189, 1956 ईस्वी में भारत के कितने प्रांत थे? तो 14 प्रांत थे। और भारत का 15वां प्रांत आपका गुजरात बना था। इसका गठन जो है 1960 ईस्वी में हुआ था। इन दोनों बातों को याद रखना है। कौन सा प्रांत 15वां और 1960 ईस्वी में बना था। देखिए, आपको डेट याद नहीं है तो आपका एग्जाम उतना नज़दीक से नहीं पूछेगा, लेकिन आपको जो कम से कम ईस्वी याद रखना है। नागालैंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो 1963 ईस्वी में। यह भारत का 16वां प्रांत बना था। क्वेश्चन नंबर 191 है, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा गठन कब हुआ था? 1972 में। आपसे कभी कभी यहाँ से जो है इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन से राज्य है जिसका गठन 1972 में नहीं हुआ था, और 3 ऑप्शन दे दिया जाएगा, एक ऑप्शन अलग दिया जाएगा जो कि आपका वही उत्तर होगा। 1987 में अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और गोवा का गठन हुआ था। सिक्किम की बात करें, देखिए सिक्किम के बारे में ज़्यादातर पूछा जाता है
तो इन क्वेश्चन को आप लोग वीवीआई कर लीजिए। सिक्किम का गठन कब हुआ था? तो 1975 ईस्वी में हुआ था। यह भारत का 22वां राज्य बना था। क्वेश्चन नंबर 193, छत्तीसगढ़ का गठन राज्य के रूप में कब हुआ था? तो 1 नवंबर 2000 को। और वहीं उत्तराखंड का गठन पूछा गया था आपका 9 नवंबर 2000 को। और झारखंड का गठन जो है 15 नवंबर 2000 को। यहाँ पे याद रखना, छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000, उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 और झारखंड आपका 15 नवंबर 2000। और झारखंड जो आपका भारत का 28वां प्रांत बना था और यह बिहार से अलग होकर बना था, तो इसलिए थोड़ा बहुत बिहार से संबंधित है, तो इनको जो है याद रखना थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 195, भारत का 29वां प्रांत कौन सा राज्य बना था? तो भारत का 29वां प्रांत जो आपका तेलंगाना बना था। इसका गठन आंध्र प्रदेश का विभाजन पर 2 जून 2014 को हुआ था। देखिए, जिनको भी पीडीएफ चाहिए आपको 99 रुपया में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पीडीएफ और ऑल वीवीआई क्वेश्चन पीडीएफ और आपका नोट्स पीडीएफ ये सभी मिलने वाला है। टोटल आपका 3000 क्वेश्चन रहने वाला है, जो कि आपके एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप इस नंबर पे जो है पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड कर दीजिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और जिनको बिहार विधानसभा का फुल कोर्स चाहिए, कोर्स ज्वाइन करने के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपको अभी स्पेशल ऑफर के तहत 351 रुपया में ये फुल कोर्स मिल रहा है। इस 351 में भी कुछ छूट चल रहा है, तो आप इस नंबर पे कॉल नहीं करना है, आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके जानकारी ले लेना है। तो इस कोर्स के अंतर्गत आपको डेली लाइव क्लास, रिकॉर्डेड वीडियो, प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पीडीएफ और वीवीआई क्वेश्चन पीडीएफ, डॉट क्लास, वीकली टेस्ट होने वाला है। साथ ही बात करें तो एग्जाम के समय आपका रिवीजन भी करवाया जाएगा। जो ये फुल कोर्स ज्वाइन करेगा उसको ये पीडीएफ लेने की ज़रूरत नहीं है। तो जो भी अब की बार एक सीट पक्का करना चाहते हैं, जिनको उम्मीद है कि हाँ अगर मुझे मेहनत करवाया जाएगा, मुझे अगर पढ़ाया जाएगा तो मैं मेहनत करके अब की बार जो है इसमें जॉब हासिल कर सकता हूं, तो आप लोग इस कोर्स को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कीजिए। और उसी कोर्स का अभी जो डेमो चल रहा है, अभी क्लास अगर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है तो आप इस कोर्स को जो है भली भांति आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ये डेमो जो है कुछ समय के बाद बंद हो जाएगा और आपका ऑफ़र भी ख़त्म हो जाएगा। जब तक डेमो चल रहा है तब तक के लिए ये आपका ऑफ़र चल रहा है, तो आप लोग इस कोर्स को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कीजिए। तो चलिए आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। आज़ादी के समय भारत में कितने देशी रियासत थे? तो 542 देशी रियासत थे, जिसमें से 539 देशी रियासत को आज़ादी से पहले सरदार पटेल ने भारत में मिला लिया था। देखिए, यहाँ से मतलब जब आज़ाद नहीं हुआ था हमारा देश, उससे पहले जो है यहाँ पे जो है शासन चल रहा था वो देशी रियासत के तौर तरीका पे चल रहा था। तो भारत में जो टोटल आपका 542 देशी रियासत था, सबका अपना अलग अलग शासन था, तो सबको मिलाना था। जब तक मिलता नहीं तब तक ये भारत में लोकतंत्र स्थापित नहीं हो पाता। तो उसके लिए जो है ये मिलाने का जो काम दिया गया वो सरदार पटेल को दिया गया। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो 539 देशी रियासत को आज़ादी से पहले भारत में मिला दिया था। और इसी के लिए जो है इसे भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। तो भारत का बिस्मार्क पूछेगा किसे कहा जाता है, तो सरदार पटेल को। और सरदार पटेल और वीपी नैनन ने देशी रियासत को मिलाने का काम किया था, इसलिए इन्हें भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। आपसे यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछता है कि सरदार पटेल के साथ कौन थे, तो वीपी नैनन थे। इन बातों को भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 198, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो 31 अक्टूबर को। सरदार पटेल के जन्मदिन 31 अक्टूबर को हुआ था, इसलिए इस दिन राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। जूनागढ़ देशी रियासत भारत में कब शामिल हुआ था? तो फरवरी 1948 में जूनागढ़ में जनमत संग्रह करवाकर जो है भारत में शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 200 है, हैदराबाद को किस ऑपरेशन के तहत भारत में मिलाया गया? तो ऑपरेशन पोलो के तहत जो है मिलाया गया था, और इसके तहत सितंबर 1948 में मिलाया गया था। तो आज जो हम टोटल जो है लगभग 25 प्लस क्वेश्चन देख चुके हैं। तो इसी तरह क्लास जो है आपका डेली होता है यहाँ पे, और आपका संडे को टेस्ट लिया जाता है। तो कोर्स आप लोग ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कीजिए। अगर ये क्लास ये सेशन थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो आप लोग इस सेशन को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।